नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल AB टेक में। दोस्तों आज है 24 अप्रैल की प्रमुख खबरें जान लेते हैं जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो एक एक करके सामने जो स्क्रीन पर न्यूज़ दिख रही हैं सारी आपको देखने को मिलेंगी। इसके अलावा कुछ और अन्य भी खबरें हैं जो आपको इसी वीडियो में मिलेंगी। चलिए शुरुआत करते हैं आज के वीडियो की। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर के। तो दोस्तों एक बड़ा दावा किया गया है जिसमें यह कहा गया है कि कोरोना कुछ हफ्ते में काबू होने की उम्मीद है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, देश में मामले दोगुने होने की दर घट रही है। पिछले अगर हफ्ते की बात करें तो ये कहा जा रहा था कि जो कोरोना के केस दोगुने हो रहे थे उनके लिए 7.2% थी, ठीक है, दोगुनी होने की दर। लेकिन अब ये दोगुनी होने की जो दर है वो करीब 9 दिन के आसपास पहुंच चुकी है। इसके अलावा कुछ और पॉजिटिव संकेत मिल रहे हैं जिसको देख कर के ये कहा जा रहा है कि कोरोना आने वाले कुछ हफ्तों में इसमें काबू पा लिया जाएगा। ठीक है, ये सारी बातें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री हर्षवर्धन ने कहा। ठीक है, देश में कोरोना संक्रमण की रफ्तार काफ़ी धीमी हुई है। हालांकि जांच इतनी तेज़ी से हो रही है कि नए नए केस निकल रहे हैं सामने, लेकिन वास्तव में संक्रमण की दर धीमी हुई है। कोरोना मीटर की बात करें तो भारत में कुल मिलाकर के अब तक 21,700 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिसमें से 4,325 रिकवर भी हो चुके हैं और 686 की डेथ हो चुकी है। पिछले 24 घंटों में 1229 नए मामले सामने को देखने को मिले हैं। वहीं पर विश्व की बात करते हैं तो 26,78,681 संख्या पहुंच चुकी है, जिसमें से 1,87,618 की डेथ हो चुकी है। दूसरी न्यूज़ की बात करते हैं तो न्यूज़ है 2500 रुपये प्रशिक्षण भत्ता को लेकर के। तो दोस्तों मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि मुख्यमंत्री प्रशिक्षण योग्यता प्रोत्साहन राशि के तहत, यानी मुख्यमंत्री की एक स्कीम चल रही है, मुख्यमंत्री अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना। इसके तहत उद्योगों में प्रशिक्षण लेने के साथ साथ जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रशिक्षण लेंगे उनको 25 रुपये मासिक प्रशिक्षण भत्ता भी प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है। ठीक है, अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों केंद्रीय कर्मचारियों एवं पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते पर जुलाई 2021 तक के लिए रोक लगा दी गई है। ठीक है, इस तरीके से देखा जाए तो केंद्र सरकार 37,350 करोड़ रुपए अपना बचाएगी। ये रुपए कहाँ से आएगा? तो 60 लाख सरकारी कर्मचारियों से और 70 लाख पेंशन धारकों से ये पैसा लिया जाएगा। मतलब जो महंगाई भत्ता देना था ये नहीं दिया जाएगा। और अगर राज्य सरकार भी अपने अपने प्रदेश में निर्णय लागू कर देती है कि उनको भी जुलाई 2021 तक अपने कर्मचारियों और पेंशन भोगियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाएगा, तो सीधे सीधे 82,566 करोड़ रुपए सरकार के बच जाएंगे। और दोस्तों ये पूरी उम्मीद है कि उत्तर प्रदेश में भी ये व्यवस्था लागू होगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार है पूरी तरीके से केंद्र सरकार को फॉलो करती है। चाहे लॉकडाउन के मामले में देख लीजिए या ऑफिस खोलने के मामले में देख लीजिए या किसी अन्य मामले में भी देख लीजिए। जैसे केंद्र सरकार ने अपने सांसदों के मासिक वेतन से 30% कटौती की थी, तो उत्तर प्रदेश में भी 30% विधायकों के वेतन से कटौती की गई। सभी प्रकार से उत्तर प्रदेश सरकार केंद्र सरकार को फॉलो करती है। तो इस तरह से आशा है कि प्रदेश में भी DA और DR बढ़ने पर रोक लगाई जा सकती है। वहीं पर दोस्तों कांग्रेस ने महंगाई भत्ते पर फैसला वापस लेने की सरकार से मांग की है। कांग्रेस ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते में अगले साल जुलाई तक कोई वृद्धि नहीं करने का जो सरकार का फैसला है वो अन्यायपूर्ण है। पार्टी ने सरकार ने ये फैसला वापस लेने की मांग की है। बात करते हैं TGT PGT प्लेसमेंट की, यानी ज्वाइनिंग की। दोस्तों आप लोग जानते हैं TGT PGT 2016 के काफ़ी विषयों के इंटरव्यू पूरे हो चुके हैं, कई विषयों के रिजल्ट भी जारी हो चुके हैं, लेकिन बात रही ज्वाइनिंग की। ज्वाइनिंग फिलहाल अभी दोस्तों फंसी हुई है। वही यहाँ पर न्यूज दी गई है कि फंसा TGT प्रवक्ता का प्लेसमेंट। लॉकडाउन के कारण फिलहाल अभी इन शिक्षकों का प्लेसमेंट यानी ज्वाइनिंग होना पॉसिबल नहीं है। लॉकडाउन खुलने के बाद ही हो सकता है कि ज्वाइनिंग हो पाए। तो फिलहाल यहाँ पर यही सारी चीज़ें दी गई हैं, कौन कौन से विषयों का रिजल्ट आया हुआ है, लेकिन यहाँ पर ये दिया गया है
कि चयनित शिक्षकों को कोरोना का असर कम होने के बाद ही ज्वाइनिंग होने की संभावना है। तो मेरे हिसाब से अब आप लोगों की ज्वाइनिंग जुलाई से पहले मुश्किल है। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो पीसीएस 2020 में आया रिकॉर्ड आवेदन, आप लोग जानते हैं 21 अप्रैल से इसके ऑनलाइन आवेदन शुरू हुए थे। 23 अप्रैल की शाम 5 बजे तक यानी 3 दिन के अंदर 65,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण करा लिया है और जिसमें से 25,000 आवेदन फॉर्म कंप्लीट भी कर लिए गए यानी सबमिट कर दिए गए हैं। भविष्य के प्रति जितने भी युवा बेरोजगार हैं वो किसी तरीके से अपने मार्ग में, अपने सपने में रोड़ा नहीं बनना चाहते, स्थितियाँ कुछ भी हों, लेकिन अभ्यर्थियों में जोश कम नहीं हुआ है, लगातार ये अपना नौकरी की तलाश कर रहे हैं। वहीं पर दोस्तों अगली न्यूज़ है यूपी बोर्ड को लेकर के। यूपी बोर्ड की कॉपियों का जो मूल्यांकन होगा वो संभावना है कि अब लॉकडाउन के बाद ही होगा। ठीक है, यहाँ पर अपडेट दिया गया कि प्रदेश में कोरोना के लगातार बढ़ रहे मामले और प्रधानाचार्यों शिक्षकों के विरोध को देखते हुए बोर्ड बैकफुट पर है। इसके चलते 10वीं और 12वीं की परीक्षा देने वाले 50 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को अब परिणाम के लिए जून के तीसरे या चौथे हफ्ते का इंतजार करना पड़ सकता है। 17 अप्रैल को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू माननीय दिनेश शर्मा ने 25 अप्रैल से मूल्यांकन के लिए तैयारी करने के दिशा निर्देश दिए गए थे, लेकिन अब यह संभव होता नहीं दिख रहा है। ठीक है, वहीं पर दोस्तों यूपी बोर्ड इस बार से एक नया एक्सपेरिमेंट करने जा रहा है। जितने भी इंटर के छात्र हैं जो एक विषय में फेल होंगे उनको कंपार्टमेंट का मौका मिलेगा, वो दोबारा परीक्षा उस विषय की दे सकती हैं और इसके लिए उनकी जो मार्कशीट आएगी उसमें कंपार्टमेंट परीक्षा बिल्कुल भी नहीं लिखा होगा, ताकि किसी अभ्यर्थी को ये परेशानी ना हो, कोई मार्कशीट देख कर के ये ना बता पाए कि ये कंपार्टमेंट से पास हुआ है या पहले अटेम्प्ट में पास हुआ। तो ये एक बड़ी अपडेट है सभी बच्चों के लिए। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं। तो उत्तर प्रदेश के 15 लाख लोगों को रोजगार देने की तैयारी कर रहे हैं माननीय योगी जी। मुख्यमंत्री ने अफसरों से कहा है कि लॉकडाउन हटने के बाद कर की योजना बनाकर 1 हफ्ते में पेश करें। कहाँ कहाँ पर ये रोजगार मिलेगा, तो यहाँ पर कुछ उद्योगों के नाम दिए गए हैं, जैसे MSME, ODOP, NRLM, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण, दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना, कौशल विकास मिशन, खादी ग्राम उद्योग तथा मनरेगा के माध्यम से ये जो रोजगार है दिए जाएंगे। बात करते हैं यूपी बोर्ड की अन्य खबरों की यानी उत्तर प्रदेश की अन्य खबरों की। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन किताबें की स्टेशनरी की दुकानें खोल दी गई, मतलब ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा विभिन्न शहरों में भी स्टेशनरी की दुकानें खुल गई, लेकिन यहाँ पर अपडेट है लखनऊ की। लखनऊ में ऐसे हालात हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं वो खोलना पॉसिबल नहीं है। हालांकि इसके लिए व्यवस्था की गई है कि अगर कोई होम डिलीवरी चाहता है तो उनकी कॉपी किताबें घर पर भेज दी जाएंगी। ठीक है, लेकिन तो इस तरीके से लखनऊ में है जो वो 3 मई के पहले दुकानें स्टेशनरी की नहीं खोली जाएंगी। अगर ऑनलाइन स्टडी की बात कर लेते हैं तो दोस्तों उत्तर प्रदेश भी अपना शैक्षिक चैनल खोलने के लिए इजाज़त चाह रहा है और इसके लिए एक पत्र लिखा गया है माननीय दिनेश शर्मा की तरफ से, जो उच्च शिक्षा मंत्री हैं। उन्होंने मानव संसाधन विकास मंत्रालय को एक पत्र भेजा है और इस पत्र में यूपी सरकार ने अपने शैक्षिक टीवी चैनल को शुरू कराने के बारे में जरूरी औपचारिकताएं पूरी करने के लिए मार्गदर्शन मांगा गया। ठीक है, ये बातें जो है वो निकल के आई है कि उत्तर प्रदेश में भी सभी बच्चों के ऑनलाइन स्टडी के लिए एक शैक्षिक चैनल की शुरुआत की जाएगी, जैसे स्वयं प्रभा नाम के कई सारे चैनल आते हैं। अगली न्यूज़ की बात कर लेते हैं दोस्तों। अदालतों के अंतरिम आदेश अब 10 मई तक बढ़ा दिए गए हैं। उच्च न्यायालय ने कोरोना महामारी के कारण दोबारा लॉकडाउन बढ़ाए जाने के मद्देनज़र प्रदेश की सभी अदालतों व अधिकरणों के अंतरिम आदेशों को अब 10 मई तक के लिए बढ़ा दिया गया है। मुख्य न्यायमूर्ति गोविंद माथुर एवं न्यायमूर्ति समिति गोपाल की विशेष खंडपीठ ने 19 मार्च को आदेश दिया था, जिसमें यह कहा था कि 26 अप्रैल तक के लिए अंतरिम आदेश बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन अब इसकी डेट 10 मई तक कर दी गई है। एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही, जितने भी शोधार्थी हैं
दिल्ली विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने शोध कार्य की चोरी पर सख्ती का दायरा दोस्तों बढ़ा लिया हुआ है। नए आदेश में कहा गया है कि कोई भी विद्यार्थी ये अपने पुराने शोध कार्य को नए सिरे से पेश करना भी अब साहित्यिक चोरी माना जाएगा। इसमें भी वही कार्रवाई हो सकती है जो साहित्यिक चोरी के मामले में होती है। अभी तक खुद के शोध कार्य को दोबारा इस्तेमाल को लेकर के स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं थे, तो अब ये दिशा निर्देश बन चुके हैं। अब अपने पुराने शोध कार्य को भी आप लोग मॉडिफाई करके नए रूप में नहीं पेश कर पाएंगे। ठीक है। एक प्राइमरी शिक्षकों को लेकर के बड़ी अपडेट है कि तोहफा मिला है प्राइमरी शिक्षकों को ग्रुप टर्म इंश्योरेंस का। सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों, अनुदेशकों, शिक्षा मित्रों व कर्मचारियों को विभाग सामूहिक टर्म इंश्योरेंस का भी लाभ देगी। इसे सामूहिक बीमा जीवन निगम से करवाया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने आदेश जारी कर दिया है। इस फैसले से विभाग में काम कर रहे 6 लाख से ज़्यादा शिक्षकों व शिक्षणेतर कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश आया हुआ है जिसमें यह कहा गया है कि SC/ST कोटे में लागू हो क्रीमी लेयर सिद्धांत। ठीक है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अभी OBC कैटेगरी में क्रीमी लेयर लागू होता है, यानी जो क्रीमी लेयर कैटेगरी के अंतर्गत होता है उसको कोई भी OBC का लाभ नहीं मिलता है। जो नॉन क्रीमी लेयर होते हैं उनको ही OBC कैटेगरी का लाभ मिलता है। उसी तरीके से ये कहा गया है कि अब SC/ST कोटे में भी क्रीमी लेयर का लाभ SC/ST कोटे में भी क्रीमी लेयर लगाया जाए। होता दोस्तों ये है कि सरकार का कहना है, सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि जो SC/ST में भी उच्च वर्ग है वो लाभ ले लेते हैं और जिसको वास्तव में ज़रूरत होती है लाभ की उनको नहीं मिल पाता, इसलिए अब क्रीमी लेयर लागू किया जाना चाहिए। ठीक है। दिया गया 70 वर्ष से फ़ायदा धनी वर्ग समेट रहा है। इस तरीके से यहाँ पर भी अब क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। आरक्षित वर्ग में इस आदेश को लेकर के बेचैनी दिख रही है। हालांकि ये जो आदेश आया है आंध्र प्रदेश सरकार के लिए जारी हुआ है। बात करते हैं CBSE बोर्ड की। तो दोस्तों यहाँ पर अपडेट ये है कि कक्षा 9 से 12 तक के जो भी CBSE का कोर्स है उस कोर्स को छोटा किया जाएगा ताकि समय से इसका कोर्स पूरा हो सके अगले सत्र में और परीक्षा हो सके। वहीं पर अगर इस साल के मूल्यांकन की बात करते हैं तो यहाँ पर दिया गया कि लॉकडाउन खत्म होने के 4 दिन बाद ही CBSE बोर्ड की कॉपियों का मूल्यांकन शुरू हो जाएगा और ज़रूरत पड़ी तो शिक्षकों को घर पर कॉपियाँ दे करके मूल्यांकन करवाया जाएगा। अगली प्रमुख बात कर लेते हैं तो वित्तविहीन विद्यालयों में वेतन भुगतान में पेंच है। वित्तहीन विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन और मानदेय के भुगतान के लिए प्रबंधकों और शिक्षा अधिकारियों के बीच रस्साकसी चल रही है। प्रबंधकों को कहा गया है कि शिक्षकों का वेतन दिया जाए। प्रबंधकों का ये कहना है कि जब हम फीस ही नहीं ले रहे हैं, फीस ही नहीं मिल पा रही तो वेतन कैसे दें। तो शिक्षा अधिकारी और प्रबंधकों के बीच इस तरह से रस्साकसी चल रही है। अगली और अंतिम जो आज की अपडेट है वो बात कर लेते हैं। तो सूबे में मुकदमों की जो सुनवाई होगी अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी। और महत्वपूर्ण दोस्तों बात ये है कि अब उत्तर प्रदेश में बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बन गया है। अब बिना इंटरनेट के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे होगी, तो इसके लिए यहाँ पर दिया गया है कि इसके लिए इंटरनल कनेक्टिविटी की व्यवस्था की जाएगी। इंटरनल कनेक्टिविटी के अंतर्गत ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुनवाई होगी। तो ये दोस्तों हो गई आज की प्रमुख खबरें। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। इसी तरह की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।